नमस्कार। आरपीएससी के अध्यक्ष महोदय माननीय साहू साहब, आप अपनी ईमानदार छवि और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते रहे हैं और अब चूंकि आप आईपीएस के बाद आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, जो कि एक पावरफुल पोस्ट के साथ साथ एक बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट भी है और आपसे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो आपके माध्यम से तय होता है। और साथ ही लाखों जो अभ्यर्थी है राजस्थान के नौजवान है, जो युवा है, उनके सपने और उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हुई है। तो जब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपका ये बयान आया कि जो 36 या 40% नहीं ला सकते, उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो स्कूल और कॉलेज में सही शिक्षा दे पाएगा। ये जो आपका बयान था, इससे जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी असफल रहे हैं पिछली स्कूल व्याख्याता और अन्य परीक्षाओं में, उनके जो घाव है वो एक बार फिर से ये मान लीजिए कि वापस भरे हुए हैं, उनको पीड़ा पहुंची है। क्यों? इस बात का हम विश्लेषण करते हैं कि क्या वास्तव में राजस्थान में योग्य अभ्यर्थी मिलने बंद हो गए हैं? क्या अभ्यर्थियों ने पढ़ना कम कर दिया है? क्या है मामला? देखते हैं कि भाई हम जो है, अब साहू साहब ये कहते हैं कि भी ठीक है, आप हमारे पास आए हो, इन्होंने बताया पॉलिटिकल के विद्यार्थी भी गए, तो हम विश्लेषण करेंगे कि भी अचानक से अभ्यर्थी क्यों नहीं मिल रहे हैं, कहीं पेपर तो कठिन नहीं आ रहा है या कुछ और कारण हो सकते हैं। विश्लेषण का कहते तो थोड़ा अभ्यर्थियों को उम्मीद जगती कि हाँ भाई ठीक है, अगली अगली बार कुछ जो है पेपर में इस तरह में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। चलिए हम पूरी बात करते हैं। आरपीएससी के अनुसार तो पेपर बहुत स्तरीय जो है वो बनाया जा रहा है। तो आरएस में 25% वाले व्यक्ति योग्य बन रहे हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, वो पूरा जो ब्लॉक है आगे जाके जिला है उसको संभालेंगे, चलाएंगे। और शिक्षक जो है उसके लिए 36% और 40% लाना जो है वो ज़रूरी हो गया है। चूँकि एक शिक्षक होने के नाते और हमसे भी विद्यार्थी मिलते रहते हैं, कहते रहते हैं, उनकी पीड़ा को मैं जो है या उनके जो तर्क है उनको मैं यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ कि पहले साहू जी ने क्या बोला, ये हम देख लेते हैं। आपने देख लिया होगा कि आरपीएससी की स्कूल लेक्चर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण सीटें खाली रह रही है। आपने देखा कॉलेज एपी की सीटें भी खाली चली गई अभी। स्कूल व्याख्याता में बहुत सारे पदों पर सीटें खाली गई और पॉलिटिकल का रिजल्ट तो बहुत चर्चा में रहा, जहां 225 में से केवल 6 अभ्यर्थी ही अलग-अलग वर्गों के कुल पास हो पाए। तो एक देखो ज़माना था जब हम ही यानी सब लोग माँग करते थे कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि उस समय माइनस वाले जो है लोग सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड बन गए थे। टीएसपी एरिया का कोई था, अखबार में भी आया था और वो नौकरी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा किया कि भई आरटी आया, उसके बाद में सीटेट, आरटेट आया जिसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में भी एक मिनिमम परसेंटेज का रखा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मिनिमम रखना ज़रूरी है, नहीं तो मान लो कोई विशेष वर्ग से कई बार माइनस वाले या 1-2 नंबर वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए तो घातक है। तो बहुत अच्छी बात है 40% 35% किया। परंतु क्या और चीज़ों पर हम विश्लेषण करते हैं कि क्या अगर ये करने से अब मिलने बंद हो गए भर्ती, इसका मतलब इतने साल जितने भी भर्तियाँ हुई है वो सब के सब अयोग्य हुए हैं क्या? ठीक है? अच्छा, दूसरी बात आप याद करें, 2015 में एक जो विज्ञप्ति आई, भर्ती आई थी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। उसमें जो मेरिट आई थी पॉलिटिकल में, मुझे याद है 338 के लगभग रही थी। यानी फर्स्ट पेपर में मान लो किसी अभ्यर्थी के 100 नंबर आ गए और सेकंड में वो अ, 300 में से वो लाया है 200, 200 क्या 250 लाया है। तब वो 338 कट ऑफ है, 338 तो। क्या कारण था? 11वीं-12वीं वाली किताबों से हूबहू पेपर लगभग जो आ गया था, बहुत सरल पेपर आ गया था। तो बहुत सारे लोगों का डबल-डबल सिलेक्शन हुआ था, हिस्ट्री से भी हो गया, पॉलिटिकल से भी हो गया। ठीक उसकी अगली भर्ती में पॉलिटिकल का पेपर बहुत कठिन बनाया गया और कट ऑफ 220 या 206 ऐसी कुछ रही।
तो ठीक 150 नंबर कट ऑफ नीचे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि अभ्यर्थी डर के मारे पढ़े नहीं, अभ्यर्थी ने पढ़ना कम कर दिया, अभ्यर्थी मिले ही नहीं। वो बात नहीं थी। बात थी पेपर कठिन आ गया, सीधी-सी बात ये है। अब हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही साथ एक बात और बीच में कर लेता हूँ मैं, कि जैसे आरएएस प्री का आप देखो, सामान्यतः है 200 में से 70 या 80 मार्क्स। अब क्या होता है, कहते हैं कि कितनी रही कट ऑफ की 70, लोग सोचते हैं 70%, परसेंट नहीं है भाई, 200 में से 70 आप निकालो कितने होते हैं, लगभग 35% होते हैं। तो ये प्री की कट ऑफ जाती है। एक साल 2021 में शायद 100 नंबर चली गई, यानी 50%। तो कुछ बड़ी कोचिंग के जो फेमस प्रसिद्ध गुरुजन है, शिक्षक है, उन्होंने भी ये कहा कि देख लो, पढ़ लो, पहले 80 थी अब 100 हो गई, अगली बार 120 जाएगी। अब फिर कट ऑफ आई कम, अगली बार वापस 70 पे आ गई कट ऑफ, 65 या 70 मार्क्स 200 में से, आरएस प्री की 2023 वाली ऐसे कुछ। तो क्या हुआ उस बयान का? कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा, वो कम क्यों आ रहे हैं? 63 नंबर क्यों आ रहे हैं? पेपर बहुत कठिन होता है, उसमें वैरायटी है, उसमें गणित भी है, उसमें रीजनिंग है, इकोनॉमिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, राजस्थान है, बहुत सारी चीज़ें हैं और पेपर का स्तर कठिन है। मैं भी आपको कुछ 10 क्वेश्चन भी दिखाऊँगा, पॉलिटिकल के। मैं हिस्ट्री का हूँ, मैंने बनाए पॉलिटिकल के, मैं दिखाऊँगा आप कितने सही कर पाते हो, कितना टाइम लगता है उसमें। तो फिर क्या हुआ? तो उसमें फिर जो आ गए हो गई, बात आई गई हो गई। अब उसके बाद में आरएस मेंस की बात आती है। तो आरएस मेंस में 800 नंबर का होता है। 800 में से कभी मेरिट रहती है 261, अभी रही है 206 रही है, लगभग 206, 208 ऐसी। और अब 800 में से 206, 25%। अच्छा, उसके पहले कभी 327 रही, कभी कुछ रही, यानी 400 से कम रही। इसका मतलब 800 में से 400 यानी 50% होते हैं। तो यहाँ 800 में से 200 यानी 25%, यानी 25, 30, 35% पे ही रह रही है। अब क्यों रह रही है? तो उसमें फिर कई लोग कहते हैं कि देख लो 25% नहीं आ रहे आप लोगों के, आप क्या पढ़ रहे हो? अरे भाई, ये कोई भोले वाले व्यक्ति तो बरगला जाए। एक समझदार व्यक्ति है जिसने एग्ज़ाम दिए, उसको पता है कि आ कहाँ से रहे हैं। ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, डिस्क्रिप्टिव है, दे नहीं रहे नंबर। 10 नंबर का है, 10 में से 4 दे दिए, 5 दे दिए, हाईएस्ट दिए ही नहीं, तो कट ऑफ कहाँ जाएगी? अब देखो हम पूरी बात करते हैं। तो साहब ने आगे क्या कहा है कि ब्रीफ नोट्स और प्रतियोगी बुक्स से भर्ती परीक्षाएं क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये अब संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें मूल किताबों को पढ़ना होगा। भास्कर सिंह और किए गए सवाल में कहा कि ये नहीं ला रहे हैं तो वो क्या शिक्षा दे पाएगा? साहब ने कहा कि स्कूल व्याख्याता राजनीति विषय के अभ्यर्थी मिलने आए थे, 225 में से 6 ही अभ्यर्थी हुए। साहू ने सवाल के जवाब में कहा कि क्या सिलेबस से बाहर था? अभ्यर्थियों ने कहा नहीं। फिर पेपर कठिन हो गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय मतलब एमडीएस हो गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, बीकानेर वाला हो गया, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें चल रहा यूजी और पीजी, कॉलेज वाला और एमए वाला, वो सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र वही अभ्यर्थी हल कर पा रहे हैं जो मूल किताबें पढ़ रहे थे। यानी 6 अभ्यर्थी ही मूल किताबें पढ़ रहे थे। बाकी लोग जो है, जो 50,000 अभ्यर्थी लगभग बैठे होंगे, वो मूल नहीं पढ़ रहे थे। मैं उन 6 पे सवाल नहीं कर रहा। वो आगे सेलेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। परंतु जो 7वां था, 8वां था, 9वां था, क्या वो तैयारी नहीं कर रहे थे? आप सोचो कितने सालों की तैयारी होती है। 11वीं 12वीं में पॉलिटिकल पढ़ता है, फिर 3 साल कॉलेज में पढ़ता है, फिर वो एमए में पढ़ता है, फिर वो नेट जेआरएफ करता है तो पढ़ता है, फिर वो फर्स्ट ग्रेड का उसने पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, वही जाने। तो कितने सालों से वो पढ़ रहा है और उसका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। ये एक बड़े जो है सवालिया निशान उठा रहा है ये। तो जो मूल किताबें पढ़ रहे हैं, परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड हो गया है। तो भाई अब ये स्टैंडर्ड हो गया है तो क्या करें? तो शॉर्टकट तरीके से पढ़कर पेपर को हल नहीं कर सकते। जो अभ्यर्थी 30 से 35 साल तक सरकारी सेवा देगा, उसे यह तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि न्यूनतम प्राप्तांक लेकर आए। ये तो बहुत बड़ा बड़ा सीधा सीधा जो है ना, अभ्यर्थियों के ऊपर सवालिया निशान हो गया कि भाई आप पढ़ नहीं रहे हो, सीधी सी बात ये है। चलो अब पूछते हैं आरपीएससी से या साहू साहब से कि भाई मूल पुस्तकें हम कौन सी माने, किसको माने? पहली बात, एनसीईआरटी को माने क्या? एनसीईआरटी जो अभी चल रही है, तो आप 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लो। 11वीं में हिस्ट्री में, एक तो 11वीं क्लास तो वर्ल्ड हिस्ट्री है और 12वीं में आधुनिक भारत है, उसमें से कितने सवाल आ रहे हैं और सिलेबस से कितना मैच कर रहा है? सिलेबस वाला उनमें कुछ है ही नहीं, बहुत कम मैटर है। तो आप कहेंगे ओल्ड पढ़ लो। ओल्ड कौन सी पढ़ें? जो 2005 एनसीएफ चला उससे पहले जो थी वो, या 1998 में शायद एनसीएफ बदला था, 96 98 उससे पहले वाली वो,
या 1986 वाली, कौन सी ओल्ड? ये भी तो कैसे अभ्यर्थी कौन सी पढ़ेगा? अच्छा, आरबीएसई वाली पढ़ें क्या? आरबीएसई में तो कोई किताबें भी है ही नहीं, केवल राजस्थान के लिए चल रही है, ये वाली चल रही है राजस्थान अध्ययन, ये वाली 10वीं में अच्छी किताब हम मान सकते हैं। क्या सारा पेपर इससे बन रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा? अच्छा, भूगोल तो है ही नहीं इनमें 6 से 10वीं में। 9वीं में थोड़ा इतिहास है, छठे सातवें आठवें में हल्का फुल्का भूगोल है, तो नए डाटा कहाँ से पढ़ेगा व्यक्ति? अच्छा, आप कहेंगे कि भाई हिंदी ग्रंथ अकादमी एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी हम उठा लेते हैं कि भाई भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना पढ़ लो, तो क्या सारे सवाल इसी से आएंगे कि नहीं? आरपीएससी जहाँ चाहे वहाँ से बना सकती है। ये तो केवल एक पुस्तक, अब इस एक पुस्तक में से मान लो एक सवाल उठा लिया कि यहाँ से ही है। अब इसमें भी इतने डाटा है, अब डाटा का तो कोई अंत ही नहीं है ना। कुल सड़कों की लंबाई अजमेर की इतनी, घनत्व इतना, अलवर का इतना, बांसवाड़ा का इतना, बारह का इतना, 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा सही नहीं है, आप कहाँ से रट लोगे? तो डाटा एक रटने की सीमा होती है, डाटा विद्यार्थी रट नहीं पाएगा। अब आप कह रहे हैं कि समझ वाले सवाल पूछ रहे हैं, समझ वाले सवाल भी देखे हुए हैं, आप पुराने पेपर उठा के देखना। 2015 वाली भर्ती में 75 सवाल में से 16 या 17 सवाल डिलीट हुए थे, 18 सवाल। क्यों? या तो आउट ऑफ सिलेबस, या फिर इससे ज़्यादा समझ वाले सवाल बनाए, विद्यार्थियों को उलझाने के चक्कर में पेपर बनाने वाला खुद उलझ गया, चारों ऑप्शन गलत दे दिए, या फिर उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था, प्रश्न गलत हो गए। तो हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक हम पढ़ते आ रहे हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं करते हैं, तो पेपर एक आदर्श पेपर कैसा होता है, 1 अनुपात, बीएड में भी आपने पढ़ा होगा, 1:2:1, 25-50-25, 25 सवाल बहुत सरल हो कि किसी का मनोबल डाउन नहीं हो, 50 सवाल मध्यम स्तर के हो, 25 सवाल उच्च स्तर के हो, ताकि जो थोड़ा अंतर आ सके पढ़ने, कम पढ़ने और गंभीर पढ़ने वाले। ये एक आदर्श एक उदाहरण होता है जो कि बीएड में आपने पढ़ा होगा पेपर के लिए ब्लूप्रिंट। अब कह रहे हैं कि भी विश्वविद्यालय में चलने वाली पुस्तकें, अब विश्वविद्यालय में सभी में पाठ्यक्रम का भी थोड़ा डिफरेंट है, तो ग्रेजुएशन में कई पुस्तकें चलती है, पीजी लेवल पे कई चलती है, सभी यूनिवर्सिटीज में चल रही है, तो कहाँ कहाँ से उठाए हुए अभ्यर्थी? इन सब किताबों को उठाएगा तो बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा, और उनमें से फिर किसी एक किताब से एक प्रश्न आ रहा है, किसी से एक आ रहा है, तो अभ्यर्थी कहाँ से छांटेगा? अच्छा, 35 और 40% वाले योग्य नहीं है, तो आप ये बताएं कि भाई जो व्यक्ति नेट कर रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, और उसमें कोई मेरिट नहीं है, उसमें उनको क्लियर है कि इतने लोगों को पास करना है, 7% को, 3%। जिसने जेआरएफ निकाल ली, ऑल इंडिया लेवल पे जो टॉप आ रहा है, जो व्यक्ति आरपीएससी का इंटरव्यू देके आया है, वो कॉलेज लेक्चरर का, वो यहाँ पास नहीं हुआ फर्स्ट ग्रेड में, तो ये अभ्यर्थी में कमी है या पेपर में कमी है? आप खुद बता दो, सोच लो आप। तो नेट जेआरएफ कर लिया जिसने, तो हम या तो नेट जेआरएफ को तो चैलेंज दे दो कि भाई ये एग्जाम ऐसे ही था, फालतू था, कॉलेज वाला कर दिया, आरपीएससी ने लिया, वो भी कोई भूलवश हो गया, असली परीक्षा तो ये थी फर्स्ट ग्रेड वाली जो नहीं हो पाई। ठीक है, आरएस की बात, भाई आप व्याख्याता सेकेंड ग्रेड 35-40% वाले से कम नहीं ले रहे, बहुत अच्छी बात है, योग्य चाहिए। तो प्रशासनिक अधिकारी योग्य नहीं चाहिए क्या? उनके लिए 25% वाला व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बन रहा है, 206 या 208 होगी कट ऑफ। अच्छा, इंटरव्यू में कितना ले आएगा? देखो, रिटर्न में 800 में से 208 यानी कि 25%, 26% ला रहा है, उसी को इंटरव्यू में 100 में से कितने दे दोगे? 40, 50, मैक्सिमम 80। 80 नंबर तो वैसे भी चर्चित रहे हैं, मान लो वो 80 ले आया, तो भी 280 होते हैं, तो भी वो 40% नहीं हो रहे। तो आपने अगर कॉलेज एपी परीक्षा से ठीक पहले अभी अभी 40% किया रूल, तो आरएस में भी कर दो अभी, कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, 40% करेंगे भाई, हमें योग्य चाहिए, या तो ऑथेंटिक किताबें पढ़ो, या फिर ये रहने दो। अच्छा, एसआई में भी आपने देखा, चलो अब तो भर्ती अभी तो आई हुई है, पिछली जो भर्ती थी, पिछली बार तो चलो, अब तो साहु साहब अब आए हैं, पहले तो आरपीएससी और क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, इंटरव्यू में वो लोग पास भी हो गए, इंटरव्यू में भी नंबर ले आए, परीक्षा में भी ले आए, पेपर ले आए, घर पे ले आए, 6-6 महीने पहले ले आए। चलो वो बातें आई गई हो गई, वो जांच का विषय था, वो चल रहा है। हम इसी मुद्दे पे आते हैं, पहले तो पेपर भी पेन ड्राइव में तक जाता था, पेन ड्राइव में सीधा ऑफ सेट से लिया आरएस का पेपर, ये लो ये लो।
तो हो गया, चलो अब नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। परंतु हाँ, ये तो मान लिया कि ठीक है 6 ही पास हुए, इसका मतलब पेपर कहीं पहुंचा नहीं, ये बात तो मान ली। परंतु जो अभ्यर्थी बेचारे तैयारी कर रहे हैं तो सीटें तो भरो, कम से कम 225 खाली क्यों रख रहे हो? उसमें क्या फायदा होगा? अच्छा, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। ये भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। सिलेबस, अब जैसे स्कूल व्याख्याता के सिलेबस की बात करें, पहले पेपर में गणित है, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, करंट जीके है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, राजस्थान जीके है, मैनेजमेंट है, मनोविज्ञान है, 15 के लगभग सब्जेक्ट है। अभ्यर्थी के लिए कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक है भाई बताओ? गणित के लिए कौन सी है? 10वीं में, 9वीं में कहीं मिल रहा है वो प्रश्नावलियां तो बता दो। विज्ञान में कुछ पार्ट मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे। 9वीं में और 10वीं में क्या सारे सवाल, पांचों सवाल वहां से आ रहे हैं? नहीं आ रहे। एक सवाल, दो सवाल उठा लिए किसी की 9वीं या 10वीं की किताब से, बाकी दो तीन सवाल बाहर से भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, हिंदी। हिंदी के लिए कौन सी किताब है भाई जो बोर्ड में चल रही है? एनसीईआरटी, वो रचना प्रबोध है। उसमें से कहाँ सारे सवाल मिल रहे हैं? फिर व्यक्ति क्या करेगा? कोई ना कोई गाइड पढ़ेगा ना, जाएगा कहाँ? अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए कौन सी किताब है अभी बोर्ड की जो अच्छी ग्रामर की हो? हिंदी की तो फिर भी है, अंग्रेजी के लिए कहाँ है? किताबें 6 से 12 तक में ग्रामर कहाँ है उनमें? वो कहाँ से पढ़ेगा व्यक्ति? तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वो टीचर के पास जाएगा, या फिर कोई ऐसा कंटेंट ढूंढेगा जो सिलेबस के अनुसार, सिलेबस में आपने दे रखा है टेंस, आर्टिकल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटोनिम और सिनोनिम और पारिभाषिक, वो कहाँ है वो? ठीक है, विज्ञान की बात हो गई। करंट अफेयर, राजस्थान के लिए सुजस पढ़ ली, तो क्या सारे सवाल सुजस से आ रहे हैं? ठीक आ रहे हैं, मान लिया। इंडिया और वर्ल्ड के लिए कहाँ पढ़ेगा वो, कि भाई वो वेबसाइट पढ़ो इतनी सारी, ठीक है, वर्ल्ड की कहाँ से कि कोई पढ़ो। पॉलिटिकल कहाँ है? ऑथेंटिक हिस्ट्री कहाँ है? राजस्थान के लिए कौन सी किताबें हैं? तो या तो आरपीएससी को एक लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, 30, 40, 50, 60 पुस्तकों की, और तो क्या है कि भाई यहाँ से। दूसरी, हमारी भाई ये कहना है, एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल सी बात है कि भाई जब शिक्षक 40% ला रहा है तो फिर प्रशासनिक अधिकारी और सब इंस्पेक्टर और अन्य परीक्षाएं जो है उसमें भी कुल मिलाकर 40% होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, पेपर बनाने वाले कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वाला जो पेपर था ना, इतना भारी था कि उसको आप पढ़ते हो ना तो भी आपको 3 घंटे लग जाए, क्योंकि होता क्या है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट आपको मिलते हैं, 30 मिनट गोले भरने के भी हो गए ना, फॉर्मेलिटी करने के, गोले भरने के, 150 गोले भरने हैं। तो 150 गोले भरने में 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो ये गोले में 10 सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा तो भी ठीक है। तो एक सवाल के लिए 1 मिनट है। तो क्या जिन्होंने पेपर बनाया, वो जो महान, जो विद्वान है, वो खुद 35% ला कर दिखा दें, ये कह रहे हैं बच्चे। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई नोट्स और गाइड में से मैटर कहाँ से आया? ऑथेंटिक बुक चीज़ों की है नहीं। तो नोट्स और गाइड है तो वो भी, जो जितनी मार्केट जो उपलब्ध है, जो चीज़ें, चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो, बोर्ड की हो, एनसीईआरटी हो, और कोई जो विद्वान है उनकी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबें हो, ठीक है, जो प्रसिद्ध जो लेखक है उनकी किताबें हों, वहीं से तो वो कंटेंट लेते हैं। वो कोई खुद थोड़ी बनाते हैं अपने घर पे बैठ के कि अपनी मर्जी से लिखना शुरू कर दिया, लिखेगा कहाँ से? कि वो ऑथेंटिक सोर्स से तो तैयार कर रहा है। तो ये वाली बात भी समझ में आने। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल कि आप स्कूल व्याख्याता बना रहे हैं, हिंदी का कोई व्यक्ति है, अंग्रेजी का कोई व्यक्ति है, संस्कृत का कोई व्यक्ति है, पॉलिटिकल हिस्ट्री का कोई व्यक्ति है, हिंदी से उसने नेट कर ली, जेआरएफ कर ली, हिंदी का बड़ा विद्वान है, पीएचडी कर ली, वो क्या 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है क्या? है ना? परंतु नहीं है। वो कैसे? उसको पहले पेपर में भी उसको जो है आना चाहिए गणित के 10 सवाल। ठीक है, गणित के 10 क्वेश्चन। अब उससे गणित क्यों पढ़वा रहे हो भाई? 75 में से 10% आपने गणित के दे दिए, पीछे बचे 65। करंट अफेयर कैसे दे दिए, कुछ आ नहीं रहा, पीछे बचे 55। 5 अंग्रेजी के आ गए, हिंदी संस्कृत वाला अंग्रेजी कैसे तैयार करेगा? सब्जेक्ट तैयार करे, वो करे। फिर पीछे क्या बचे? फिर पीछे बचे 50 सवाल। उन 50 में से और भी सब्जेक्ट हट गए, विज्ञान, ठीक है, विज्ञान का चले गए 5 सवाल, 45 सवाल। अब जो 45 सवाल है वो इतने कठिन स्तर के हैं कि उसमें से फिर उसके 30 होने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, चुनौती बन जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप चुनौती इतना, मतलब कोई अभ्यर्थी जो है उसने अपने सब्जेक्ट को इतना शानदार पढ़ा, उतना गजब पेपर उसका गया, और वो पहले पेपर में रह गए, तो कितना बड़ा धोखा होता है कि हमारी मेहनत एकदम मिट्टी में मिल गई।
पूरी तरह से ज़ीरो हो गई, उसको कुछ नहीं मिला, ताने मिले, उसको टेंशन मिली, उसको तनाव मिला। क्यों? क्योंकि पहले पेपर को क्वाली नहीं फ कर पाया। लोग कहते हैं ये लो, पेपर ही नहीं हुआ पास। जबकि सेकंड पेपर में वो सब्जेक्ट का धुरंधर है, तोप है वो सब्जेक्ट की, परंतु क्या बनता है उस तोप का? कहाँ छोड़े उसमें? उस तोप में गोले नहीं है, दागे कहाँ? तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि भाई फर्स्ट पेपर को इतना कठिन क्यों बना रहे हो? आप जीके को क्वालीफाई रख लो, या फिर पहले भी तो लोग कर रहे थे। अब पहले पेपर को देखो कठिन बनाने के लिए, गणित के और रीजनिंग के 2 ही सवाल आए। अब की बार सिलेबस और हटा दिया, रीजनिंग का 3 ही पॉइंट रखे हैं, तो शायद 1 ही सवाल आएगा। गणित के 10 सवाल आ रहे हैं। मैनेजमेंट के 15 सवाल आया करते थे, तो थोड़ा सरल था, इजी था, उसके 6 सवाल कर दिए। मनोविज्ञान के 20 सवाल आते थे सेकंड पेपर में, उठा के पहले पेपर में डाल दिया, 4 सवाल में निपटा दिया उसको। तो सेकंड पेपर में सब्जेक्ट सब्जेक्ट बढ़ गया। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, सिलेबस में अभी 30% तक पॉलिटिकल वाले विद्यार्थी कह रहे हैं नया जोड़ा है, और इंग्लिश में पूरा चेंज कर दिया, हिंदी में पूरा चेंज कर। तो पॉलिटिकल में पहले ही अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, आपने 30% और नया जोड़ दिया। तो पुराने वाले सिलेबस में क्या कमी थी? क्या वो आउट ऑफ डेट हो गया क्या? नया इतना 30% जोड़ने का क्या औचित्य है? पिछले वाले सिलेबस से पढ़ के अभ्यर्थी प्रॉपर नहीं मिले, क्या हुआ? नया और जोड़ दिया। तो अब इससे क्या हो रहा है? इससे लोगों के मन में एक डर बैठ गया है विद्यार्थियों के। बहुत अच्छी तैयारी है उसकी, पर क्या करें? फर्स्ट पेपर होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़े तनाव में जी रहे हैं वो, कि भाई फर्स्ट पेपर नहीं होगा तो हमारे सब्जेक्ट का वैल्यू क्या है, उसको पढ़ के हम करें क्या? आप व्याख्याता चाह रहे हैं कि भाई वो 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाएं अपना सब्जेक्ट शानदार तरीके से, और वो पहले पेपर में ये टकरा है, पहले पेपर में आप उससे अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरी चीज़ें पढ़वा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप पढ़वाइए, परंतु पेपर जो है ना, वो संतुलित तो होना चाहिए ना। पेपर अगर मान लीजिए आपने बहुत कठिन बना दिया, तो फिर आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोच रहे, जो आरपीएससी के अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय, अन्य विद्वान महोदय, कि पेपर को ज़्यादा कठिन बनाने से भी तो गड़बड़ हो सकती है। नहीं हो सकती क्या? देखो, जैसे मैं हिस्ट्री से हूँ, मैंने ये 10 सवाल बनाए हैं पॉलिटिकल के, ठीक है? अब ये जो अभ्यर्थी है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो इसको देखो सवाल को, ठीक है? आपको टाइम तो लगेगा आपका, 10 सवाल मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, ठीक है? आप है ना, इस सवाल को ये टाइमर निकाल के देखो, आप पढ़ लो मन-मन में, एक सवाल को पढ़ने में आपके आराम से 1 मिनट लग जाएगी। तो आप कहेंगे आपने कहाँ से बना लिए सवाल, कौन-सी किताब से? कोई किताब नहीं है भाई, एआई। एआई को मैंने कमांड दिया, एआई ने सवाल करके तैयार दे दिया। देखो, जैसे राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, मैं देखो पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, साथ में टाइमर लगा रहा हूँ, कि एक सवाल को पढ़ने में आदमी को 1 मिनट लग रहा है। स्टार्ट। समाधान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता, और न ही वह मौखिक सुनवाई का अधिकार देने के लिए बाध्य है। ठीक है? समाधान की शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उसका विशेषाधिकार है। ईरूपु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि राष्ट्रपति की समाधान शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूर्णतः बाहर है। ठीक है? अब इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा नहीं है, विचार करो। तो देखो यहाँ पे 38-40 सेकंड तो इसको पढ़ने में लगे। ये तो मैंने फास्ट पढ़ा है, आप सोच के पढ़ोगे इसको दिमाग से ऐसे एग्जाम हॉल में, तो ऐसे पढ़ के वहां थोड़ी देना है कि पढ़कर कोई समाचार पढ़ के थोड़ी आने हैं। उत्तर को ढूंढना है ना, कौन कौन सा आप काटोगे, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्या था ये पूरा मामला, और सोचना पड़ेगा ना। कथन और कारण, ये लो अगला सवाल। ठीक है? संसदीय विषय को समझने कथन कौन सा विश्लेषण सही है? मंत्रिपरिषद की भूमिका के समन्वय कथनों का विश्लेषण कीजिए। ये लो ये कथन अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति बाध्यकारी है, सामान्य संशोधन ये, मंत्री द्वारा ये। तो ये मैंने 10 सवाल बनाए हैं सैंपल के लिए। ये भाई इनमें से जो पॉलिटिकल के धुरंधर है जो इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, वो कितने सवाल करते हैं? 10 मिनट। और ईमानदारी से, कोई नेट वेट की मदद, जैसे परीक्षा हॉल में आप करते हैं, ये 10 सवाल है, 10 मिनट आपके पास में, क्योंकि 150 सवाल 150 मिनट, 11 मिनट मान लो, और 11 मिनट में आप इनके कितने उत्तर जो आप सही करते हो, आप मुझे बताना। ठीक है? तो ये क्या है? ये एक परीक्षण है कि भाई प्रश्न कठिन बना देना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कोई विद्वता का नहीं है कि आपने 150 सवाल बनाए सारे कठिन बना दिए और आप ऐसे
बादशाह बन के बैठ गए कि ये लो आयो कोई भी करके दिखा दो, बड़ी बात थोड़ी है। आप वास्तविक मूल्यांकन कहाँ कर रहे हैं? ये जो पढ़ा है किसी अभ्यर्थी ने सालों साल पढ़ा है, उसका वास्तविक मूल्यांकन कहाँ हुआ? तो इसलिए मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि आप कठिन पेपर बनाकर, अब मैं ये नहीं कह रहा एकदम सरल बना दो, भई एकदम उसको जो चॉकलेट बना दो, हलवा बना दो, ऐसा नहीं है। हमेशा बनता ही आया है ना। पेपर का भी तो फ़र्क पड़ता है, केवल आप ये मत कहिए कि अभ्यर्थी पढ़ नहीं रहे या ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ रहे। सब लोग ऑथेंटिक किताबें पढ़ रहे हैं। हमें भी दूसरे सब्जेक्ट की भी किताबों का पता होता है ऑथेंटिक का, भई चाहे वो ओपी गाबा हो, चाहे वो इतिहास श्रीमाली हो हिस्ट्री में, चाहे भूगोल में कोई जो हो, बहुत सारी होती है, चलती है, तो लोग पढ़ते ही हैं। आज थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो पिछले कई वर्षों से पढ़ रहे हैं। आरएस के लिए, आईएएस के लिए और के लिए ऑथेंटिक दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो चाहे और हो, फेमस किताबें तो पढ़ते ही है, कौन नहीं पढ़ता। परंतु पढ़ने के बावजूद भी उसको मौका मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि एक तो फर्स्ट पेपर की वजह से उसका सब्जेक्ट पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिले उसकी मेहनत। तो फर्स्ट पेपर को थोड़ा-सा लिबरल बनाया जाए और सेकंड पेपर जो है, उसको भी आप अभ्यर्थियों को दोष दे रहे हैं, तो क्या अभ्यर्थी फिर इतने साल जो आए वो ऐसे ही आए क्या? तो ये एक सोचने वाली सी बात है। अब ये सिलेबस है, ठीक है। राष्ट्रवाद का विकास, जन राष्ट्रवाद का विकास, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, स्वतंत्रता और विभाजन। कौन सी किताब है भाई इसके लिए ऑथेंटिक बताओ? कोई किस किताब में है ये? एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है क्या? वर्तमान वाले में नहीं है। और कहाँ है? कौन सी किताब है बताओ? ठीक है, ऐसे ही राजस्थान के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी से पूरा कवर नहीं हो रहा, पूरे आ नहीं रहे सवाल। भाई आप ये देख लो ना, भूगोल वाली है तो इसमें वो रीट में दे रखे हैं प्रतीक चिन्ह, वो भी नहीं है इसमें। उनका भी कहीं स्पष्ट अलग से नहीं दे रखा है कि ये प्रतीक चिन्ह। तो इसलिए क्या अभ्यर्थी को इधर-उधर जाना पड़ता है। फिर उसको कई किताबें देखनी पड़ती है, क्योंकि वो करे क्या? कि कहीं सिलेबस भी तो इतना विस्तृत है, सिलेबस में इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि भई वो करे क्या? तो यही था निवेदन कि भई आप केवल ये सवालिया निशान उठाते हैं कि भई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, तो अभ्यर्थी गए कहाँ? क्या अभ्यर्थी ने पढ़ना बंद कर दिया क्या? और एक चीज़ और, भई पढ़ना बंद क्या कर दिया? आरएएस हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, 50% तो अभ्यर्थी वही जो पिछली बार पॉइंट से रहे, टीओबी से रहे, 1-2 नंबरों से रहे, 5-10 नंबर से रहे, वो आते हैं। आरएएस में क्या होता है? पिछली बार सेलेक्ट हो गए, केवल टॉप रैंकर है, तो प्रॉपर पोस्ट मिल रही है, उसके अलावा बाकी सब देते हैं, दोबारा एग्ज़ाम देते हैं। अभ्यर्थी तो 50% तो वही है घूम फिर के, 50%, 20-30% तो कुछ नए जुड़ते हैं हर साल। इसलिए केवल अभ्यर्थियों को दोष देना से काम नहीं चलेगा। पुनः आगे एक और भर्ती एग्ज़ाम है, तो एक संतुलित पेपर हो, व्यवस्थित पेपर हो। पेपर कठिन बनाइए, 40% रखिए, परंतु एक इसका लेवल इस टाइप का हो कि पढ़ने वाले अभ्यर्थी उसको पास कर जाएँ। और केवल चुनौती पास करने पे थोड़ी अटकनी है, आगे भी तो मेरिट जा सकती है ना, 50, 60, 70%। पहले भी तो गई है, 90-90% तक मिली है। तो संतुलित पेपर बनाना चुनौती होती है। कठिन प्रश्न बना के दे देना चुनौती नहीं होती कि ये लो ये डाल दिए 150 प्रश्न। पेपर बनाने वाले का काम तो केवल प्रश्न बना के रखना है। उसने तो ठीक है डेली के 10 प्रश्न बनाए तो भी बना देगा वो 15 दिन में 150 प्रश्न बना दिए वो, फ्री हो गया। जो बेचारा सालों से पढ़ रहा है, उसके परिवार वालों की उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई है, उसकी खुद की उम्मीदें जुड़ी हुई है, कितना वो मानसिक रूप से टूटता होगा, जब उसका मूल्यांकन ही नहीं हुआ वास्तविक। इसलिए ये मुद्दा कोई केवल मुद्दा नहीं है, ये एक संवेदना, सपनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो समझना ज़रूरी है।